Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 10, that is about acids, bases and salts. Today we are having its last lesson in which we are to study preparation of salts, their types, uses, even pH determination we are also to discuss today. पीएच कैसे फाइंड की जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज जो है, ये कल हमारा टॉपिक कुछ रह गया था, इसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सार्ट्स वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है। तो पहला है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन की पीएच हमने कैसे मेजर करनी होती है। तो पहले आपने मिथाइल ऑरेंज का देखा है, लिटमस टेस्ट देखा, लिटमस पेपर का यूज था, या फिनाफ्थलीन है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर देखें क्या होता है, ये मिक्सचर होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं ये एक्चुअली मिक्सचर होते हैं, जैसे मिक्सचर इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट कलर्स देते हैं ये। तो इस तरह से किसी भी सोल्यूशन की पीएच हमने मेजर करनी हो तो हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को, जैसे कि मिक्स्ड इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, या सिंपली उसको पीएच इंडिकेटर ही कह देते हैं, तो उसको हम उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीस जो है हम वो सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जो भी हमें कलर हासिल होगा उसे इस कलर चार्ट के साथ मैच करते हैं। तो जिस कलर के साथ उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर मैच करेगा वो पीएच हम नोट कर लेते हैं। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज पता चल गया जी सर। कि हम पेपर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो भी कलर हासिल होता है उसको इस कलर चार्ट से हम मैच करेंगे और जिस कलर से मैचिंग हो जाएगी वो हमारा क्या होगा, वो कलर के सामने जो पीएच दी होगी वो पीएच होगी उस सॉल्यूशन की। हमें पीएच वाई कलर्स याद करने होंगे इसके जो 14 दिए हुए हैं। कलर चार्ट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, कलर चार्ट दिया गया होगा आपको। सर एमसीक्यूज में तो नहीं आएगा? नहीं, एमसीक्यूज में नहीं। पीएच मीटर क्या होता है, नेक्स्ट। पीएच सॉल्यूशन की जो है हम पीएच मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। अब जो पीएच मीटर है इसका एक पीएच इलेक्ट्रोड होता है जो कि मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। हम इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी होती है, और जो मीटर होता है वो पीएच को शो कर देता है, या तो स्केल के ऊपर शो करता है या फिर डिजिटली शो करता है। अगर डिजिटल मीटर है तो डिजिट्स की फॉर्म में पीएच शो करेगा। तो ये मच मोर रिलायबल है और एक्यूरेट मेथड है पीएच को मेजर करने का एज कंपेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। आगे आपको बताया गया दो द लेटर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट। लेटर मीन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है इसका इस्तेमाल आसान है कि जस्ट आपने देखो पेपर की एक स्टेप लेनी है, उसको सोल्यूशन में डिप करना है, कलर चेंज होगा, कलर चार्ट से मैच करना है। उधर पीएच मीटर जो है वो आपको सोल्यूशन में डिप करना पड़ता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन ये कन्वीनियंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का यूज। ये सिंपल सी चीजें थी कुछ जो कल हमारी रह गई। ये पीएच मीटर आपको शो किया गया है जिसका ये पीएच इलेक्ट्रोड है। इसको बीकर में देखें डिप किया जा रहा है जिसमें सॉल्यूशन है जिसके हम पीएच मेजर करना चाहते हैं, और इधर इस डायल के ऊपर जो है हमें पीएच वैल्यू मिल जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 0.01 मोलर, इसकी पीएच पूछा गया कि क्या होगी। तो आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब आयोनाइजेशन होगी, कंप्लीट आयोनाइजेशन इसकी होती है, तो H+ आयंस और क्लोराइड आयंस बनते हैं। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 मोलर, तो 0.01 मोल ही हाइड्रोजन आयंस के बनेंगे। यानी हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन आपके पास है वो क्या है, 0.01 m। तो इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे 10⁻⁻² बनेगी। क्या पूछा क्वेश्चन?
मैं पूछा था यही Cl की होगी। Cl की, बिल्कुल Cl की भी यही होगी, क्योंकि 1:1 रेशो है उनकी फॉर्मेशन की। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10⁻⁻2 आई है। पीएच का ये फार्मूला फिक्स्ड है। है, हाँ जी, ये 10 - 2 मॉडल ये फिक्स्ड है। ये कंसंट्रेशन है। आई कैसे, ये पूछना चाहते हैं? यस सर। ये देखें 0.01 है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने। तो अच्छा अच्छा। पॉइंट को देखें, आप राइट साइड पे ले जा रहे हैं, 2 प्लेसेस राइट पे ले गए तो 10⁻⁻2 बनेगी। जितनी प्लेसेस राइट साइड को मूव करते हैं ना, उतनी पावर माइनस में आती है। और पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो जितनी प्लेसेस ले जाएं उतनी पावर प्लस में आती है। ये साइंटिफिक नोटेशन का ओ, मेथड है। अब पीएच फाइंड करने का फार्मूला देखें, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो उसकी वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻2। अब आपको मैंने कल जैसे बताया था कि पावर शुरू में आ जाती है, तो पीएच विल बी इक्वल टू -(-2) इंटू log 10। log 10 मान हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई इसकी न्यूमेरिकल की। यस सर। थर्ड न्यूमेरिकल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन शो की गई है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.001 मोलर, और डिसोसिएशन में भी 1:1 रेशो इसमें भी आ रही है। तो जितनी कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन की है उतने कंसंट्रेशन ही उतनी ही हाइड्रोक्साइड आयंस की भी बनेगी। यहाँ पे OH आयन बन रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है 0.001 जो है m। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा 10⁻³ बना। POH का भी फार्मूला वही है, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। उसमें OH आयन की जगह जो है 10⁻³ पुट किया। ये माइनस से शुरू में आ जाएगा, तो -(-3) इंटू log 10, तो आंसर 3 आ जाएगा। अब पीएच क्या होगी, 14 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पीएच प्लस POH जो है वो 14 होता है। अब देखें सोल्यूशन की आपको कहा गया था कि फाइंड पीएच एंड POH, दोनों फाइंड करने का कहा गया था। हालांकि कंसंट्रेशन तो हाइड्रोक्साइड आयंस की मिली है, तो हाइड्रोक्साइड की आयंस की कंसंट्रेशन को यूज करके आप POH कैलकुलेट करेंगे। जब POH मिल जाएगी उसको 14 से माइनस करके पीएच फाइंड करेंगे। इसी तरह किसी सोल्यूशन की पीएच फाइंड की है अपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, और उसकी POH भी पूछी गई है, तो उस पीएच की वैल्यू को PO से 14 से माइनस करके आप POH जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 m दी हुई है। ये डाई बेसिक है। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसका 1 मोल जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता है। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं इसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। जिस एसिड में 2 हाइड्रोजन आयंस मौजूद हों आयोनाइजेबल, उसको डाई बेसिक कहते हैं। और अगर 3 हो तो उसे ट्राई बेसिक कहते हैं। एक हो तो मोनो बेसिक कहते हैं। अब HCl मोनो बेसिक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक है, फास्फोरिक एसिड लें वो ट्राई बेसिक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.01 मोल। आपको बताया जा रहा है कि 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रोड्यूस करेगा 2 × 2.01 मोल हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि आयोनाइजेशन इधर इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो तो 2 मोल हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, यानी 1:2 की रेशो है। तो अगर 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, डबल ही करने हैं ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अब हमारे पास आ गई है 2 × 10⁻⁻2, क्योंकि 0.01 को हम 10⁻⁻2 लिखेंगे, तो ये 2 × 10⁻⁻2 आ गया। pH इक्वल होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर लॉगरिथमिक वे में देखें तो जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है उनके लॉग लेकर हमने प्लस करने होते हैं। आप जानते हैं ना इस चीज को, यस सर। इसीलिए आपको बताया कि इसको हम करेंगे log 2 + log 10⁻⁻2। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जाएगा -log 2 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -log 10⁻⁻2। अब -log 10⁻⁻2 जो है उसकी वैल्यू 2 है, तो pH इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, -log 2 - log 10⁻⁻2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
2 माइनस log 10⁻⁻2 की जगह, इस पूरे की जगह 2 आ गया ना प्लस में, अब उस 2 को रखा उन्होंने शुरू में, ठीक है, वो जो इसका आंसर आया था ना प्लस में था, उसको शुरू में रख दिया, और ये जो माइनस log 2 इसको यहाँ बाद में लिखा है। अब माइनस log 2 कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.3, 2 में से 0.3 माइनस किया तो 1.7 pH आ गई। क्लियर है न्यूमेरिकल? सर लॉगरिथम जब लेते हैं सर तो उसमें 4 वैल्यूज नहीं आती पॉइंट के बाद? उसको राउंड ऑफ किया ना, 1 पॉइंट तक जो है, एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखा है। वैसे ये होती है 0.3010, अगर आपने इसकी वैल्यूज यूज की हूँ तो 0.3010 होती है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 0.3 बनता है। आगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन देख लें। टेस्ट योरसेल्फ 10.3 जो है, पहला है कि वाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जैसे कि आपने आयोनाइजेशन देखी थी कि कितनी होती है, 10⁻⁻7। HCl and sulfuric acid are strong acids. While their solutions are equimolar, they have different pH value as calculated in ये दूसरे और चौथे न्यूमेरिकल में जो आपने कैलकुलेशन में देखा है, HCl की pH जो है वो डिफरेंट आई है, सल्फ्यूरिक एसिड की डिफरेंट आई है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम रखी गई थी। उसकी वजह क्या है? सिंपल सी वजह है, बता सकते हैं? वो मोल्स देता है हाइड्रोजन के हाइड्रोजन है। HCl मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक है, और ये डाई डाई। बेसिक है। हाँ, ये आपको यहाँ पे बताई गई थी ना चीजें, इसमें ये स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड जिसको कहा था सल्फ्यूरिक एसिड को। तो डाई बेसिक मैंने आपको बताया था कि जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हों उतनी उसकी बेसिसिटी काउंट होती है। तो HCl मोनो बेसिक होगा और सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक होगा। बेसिक इसको कहना है आपने, मोनो बेसिक या डाई बेसिक, एसिडिक नहीं कहना। तो इसकी यही रीजन थी। नेक्स्ट, वाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए आयोनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो वाटर का है वो डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर नहीं, वो आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो आयनिक प्रोडक्ट है वो आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कौन से आयंस? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयंस, हाँ जी, इन आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और जो आयोनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और जो दूसरा है केसी, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करता है? सर वो भी टेम्परेचर। बेटे डिसोसिएशन कांस्टेंट वो डिपेंड कर, या आयनिक प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है आयनिक कंसंट्रेशन के ऊपर, और आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आयंस, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। तो इसलिए जो है, जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वाटर का टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? सर एक दफा दोबारा बता दें। दोबारा सुन ले। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वाटर का हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो वाटर की आयोनाइजेशन से बनते हैं, और वाटर की आयोनाइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लिहाजा इनडायरेक्टली आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो वाटर का है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। देखिए ये जो P है, P बिफोर एनी सिंबल मींस नेगेटिव लॉग ऑफ दैट सिंबल, एंड pH मीन नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। एरियाज ऑफ वर्क फॉर एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट जो हैं उनके एरियाज ऑफ वर्क क्या होते हैं? जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, दे एग्जामिन सब्सटेंसेस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली देखना कि उनके अंदर चीजें कौन कौन सी हैं, कंपोजिशन क्या है,
और क्वांटिटेटिवली देखना कि वो उनकी रेशो क्या है, किस रेशो में ये चीजें आपस में मिली हुई हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को और इवेलुएट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। उनके पास वाइड एरिया होता है फॉर वर्किंग दैट रेंजेस फ्रॉम बेसिक रिसर्च इन लेबोरेटरीज टू एनालिटिकल रिसर्च इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेबोरेटरीज की रिसर्च से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक जो है उनका स्कोप होता है। एंड दे वर्क इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, मसलन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी मेडिसिन जहाँ बनती हैं, हेल्थ केयर है, फॉरेंसिक्स हैं। फॉरेंसिक क्या होती हैं? ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज है ये फॉरेंसिक होता है। जी एंड जैसे डीएनए टेस्ट हो गया। पब्लिक प्रोटेक्शन, public protection where they test air, water, industrial waste, drugs and food to make sure they are safe, कि ये चीजें जो है खाने के काबिल हैं, सेफ हैं। They ensure the quality of the products in industry, इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें बन रही होती हैं उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं। तो ये एनालिटिकल जो केमिस्ट हैं उनकी वर्किंग के एरियाज आपको थोड़े से बताए गए थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमारा टॉपिक है सॉर्ट्स का। सॉर्ट्स जो है ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। चैप्टर खत्म करवाने हैं। हाँ जी, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जनरली जो बनते कैसे हैं? बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस। ठीक है, एसिड के और बेस के आपस में रिएक्शन करने से न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इससे सॉल्ट्स बनते हैं। दे आर मेड विद पॉजिटिव आयंस, यानी जो कैटायंस हैं वो और नेगेटिव आयंस जो एनायंस हैं उनके आपस में मिलने से बनते हैं। सॉल्ट कैटायन और एनायन के आपस में मिलने से बनते हैं। अब ये कैटायन और एनायन आते कहाँ से हैं? कैटायन जो है ये मेटेलिक आयन होता है जो कि बेस से हासिल होता है, इस वजह से इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि जो एनायन है ये एसिड से हासिल होता है, इसलिए इसको एसिड रेडिकल कहते हैं। ठीक है, एनायन जो कि नेगेटिव आयन है ये एसिड से हासिल होता है, इसलिए उसको एसिड रेडिकल कहते हैं। सॉल्ट्स का जो नेम होता है ये मेटल और एसिड के नाम से ही बनता है। सॉल्ट किसी को भी जो नाम दिया जाता है वो मेटल और एसिड के नाम पे दिया जाता है। अभी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये देखिए सोडियम मेटल है। कर दें। किस चीज को? सॉल्ट। बेटे आपको यहाँ पे ये बताया कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये बनते हैं एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और सॉल्ट बनता है। फिर इटसेल्फ सॉल्ट के अंदर क्या होता है? कैटायन और एनायन, ये दो चीजें होती हैं। कैटायन जो है ये हासिल होता है बेस से, इसलिए वो बेसिक रेडिकल होता है। ये मेटेलिक आयन होता है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन वगैरह ये आएंगे और इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि जो एनायन है वो हमें एसिड से मिलता है, नेगेटिव आयन होता है वो एसिड से मिलता है और उसको एसिड रेडिकल कहते हैं। और किसी भी सॉल्ट को नेम कैसे देते हैं? मेटल और एसिड से नाम देते हैं जिस मेटल और एसिड से वो बना होता है। फॉर एग्जांपल देखें, सोडियम मेटल है और एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके आपस में रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है वो सोडियम क्लोराइड है। देखिए नाम कैसे दिया, मेटल का नाम एसएच ले लिया और जो एनायन था एसिड का उसका नाम साथ मिला दिया। ठीक है, क्लोराइड आयन था ना, नेगेटिव आयन, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का नाम बन गया। इसी तरह पोटाशियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से वो पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम मेटल का नाम आ गया, नाइट्रेट जो है वो एनायन का नाम ले लिया। जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से वो जिंक सल्फेट, जिंक मेटल का नाम आ गया जो कि कैटायन है और सल्फेट एनायन है, वो एसिड से ले लिया। कैल्शियम का रिएक्शन फास्फोरिक एसिड से हुआ कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम मेटल का नाम लिया है जो कि कैटायन है और फास्फेट एनायन है, वो एसिड से लिया है। सिल्वर का रिएक्शन एसिटिक एसिड से हुआ है सिल्वर एसीटेट, अब सिल्वर मेटल का नाम लिया और एसीटेट जो है वो एसीटेट एनायन है जो एसिड से लिए। ठीक है, नाम क्लियर है इनके? बेटे नाम कैसे एसिड को मिल रहा है? सर मेटल और एसिड, मेटल और साथ सर मेटल और एसिड से, एसिड से, एसिड के एनायन से। एसिड का एनायन होता है और मेटल का नाम होता है, ये एसिड का नाम बन जाता है दोनों को कंबाइन करने से। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टल कहते हैं ऐसे सॉलिड को जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप होती है, क्यूबिकल शेप हो, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर,
ठीक है। तो जैसे इसकी स्पेसिफिक शेप हो, शेप उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं और इनके अंदर वाटर जो है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन सॉल्ट्स की शेप के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी जो शेप होती है ना, स्पेसिफिक शेप जो बनती है मॉलिक्यूल्स की, सॉल्ट्स की, वो उन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है जो सॉल्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, याद रखें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जितने मॉलिक्यूल्स हों ये डॉट के साथ सेपरेट करके लिखे जाते हैं इस सॉल्ट के फार्मूला के साथ। कैल्शियम सल्फेट .2H2 हो, दो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगरचे कि इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो इक्वल तादाद में नहीं होते, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्ट्स क्यों न्यूट्रल हैं? चार्जेस इस टाइम इक्वल होंगे जब माइंस इक्वल नहीं है हाँ, नेगेटिव। इनके अंदर आयंस जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इनके अंदर वो सेम होता है, इस वजह से ये न्यूट्रल है। सर वो कैसे? सर ये कैसे हो सकता है? आप देखो कोई एक एग्जांपल, यहाँ पे मसलन कॉपर सल्फेट सॉल्ट को लें, कॉपर आयन और सल्फेट, यहाँ तो आयंस की तादाद भी सेम है ना, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- तो कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए ना। इसी तरह आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे, ये यहाँ पे देख लें, मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल में देख लें, मैग्नीशियम का एक आयन है, क्लोराइड के 2 आयन बनेंगे। मैग्नीशियम का 2+ चार्ज है, क्लोराइड का दोनों आयंस का इकट्ठा 2- बनता है, ठीक है। तो +2 - 2 कैंसिल हो गया ना, न्यूट्रल हो गया सॉल्ट। यस सर, ठीक सर। प्रेपरेशन सॉल्ट्स की कैसे करते हैं? सॉल्ट्स आपके पास जो हैं वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, यानी दो कैटेगरीज हैं सॉल्ट्स की। अब जो मेथड आपने यूज करना है सॉल्ट्स के प्रेपरेशन के लिए, ये इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे ही डिपेंड करता है कि आपके सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं या वाटर इनसॉल्युबल हैं। जनरल मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के आपको बताए गए हैं, 5 जो है ये मेथड हैं। इनमें से 4 मेथड हैं जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स के हैं, और एक जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन का मेथड होगा। पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, एसिड और मेटल के आपस में रिएक्शन करने से। ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन जो एसिड का होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह जो है, इनका रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ जब करवाते हैं तो ये मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर देती हैं और उसकी जगह खुद ले लेती हैं। अब देखें HCl में से हाइड्रोजन को इन्होंने निकाल दिया, मैग्नीशियम ने निकाला, उसकी जगह खुद ले ली, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गई और हाइड्रोजन गैस आगे रिलीज हो जाएगी। दूसरा मेथड है रिएक्शन एसिड का बेस के साथ, या पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस में, कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, क्योंकि एसिडिक या बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। अब NaCl सॉल्ट बना है इसमें और वाटर बना है। थर्ड मेथड जो है ये है रिएक्शन एसिड का मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, एसिड का मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट बना है और वाटर में आगे रिलीज हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ साथ। फोर्थ मेथड है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ कार्बोनेट। डाइल्यूट एसिड जब मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करें तब ये सॉल्ट्स और वाटर बनता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है इसमें। जैसे देखें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से शो किया है, जैसे सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बना है, ये देखें सोडियम कार्बोनेट से सोडियम है और नाइट्रेट जो आयनायन है वो एसिड का मिला है जिससे सॉल्ट बन गया है। अब ये CO3 में से एक ऑक्सीजन और उधर हाइड्रोजन, जो नाइट्रिक एसिड की 2 हाइड्रोजन थी, इनके आपस में मिलने से वाटर बना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा समझा दें। देखें, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट जो है, इसमें से सोडियम और एसिड में से नाइट्रेट आयन जो है, जो आयन है, उनके आपस में मिलने से क्या बना, NaNO3। उसके बाद कार्बोनेट की ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड की, इनके आपस में मिलने से H2O बना। और CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गई थी, CO2 रह गया था, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन रह गई थी, उनके आपस में मिलने से क्या बना है, CO2 बन गया। CO2। हाँ जी। नेक्स्ट है प्रेपरेशन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की। इस मेथड में याद रखें कि हम सॉल्यूशंस जो हैं दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के मिक्स करते हैं, ठीक है, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए जाते हैं और इस रिएक्शन के दौरान एक्सचेंज होता है आयनिक रेडिकल्स का। आयनिक रेडिकल्स का एक्सचेंज कैसे होता है कि जो मेटालिक रेडिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं एसिड रेडिकल्स के साथ। अब ये देखें सोडियम कार्बोनेट, या इसी पहले रिएक्शन को देखें, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो मेटालिक रेडिकल्स कौन से हैं इसमें, सिल्वर और सोडियम के हैं ना, तो सिल्वर के साथ Cl मिल गया और सोडियम के साथ NO3 मिल गया, ठीक है, मेटालिक रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए हैं ना। यस यस सर। इधर सोडियम सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, उधर सिल्वर के साथ क्लोराइड आ गया है, यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड था तो सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास दो सॉल्ट बनते हैं उनमें से एक सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। दोबारा सुन लें, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को हम आपस में मिक्स करते हैं। इस मिक्सिंग के दौरान क्या होता है, जो मेटालिक रेडिकल्स हैं वो नॉन मेटालिक रेडिकल्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और हमारे पास दो न्यू सॉल्ट बनते हैं। उनमें से एक जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है और दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट का देखें जो रिएक्शन हुआ है, इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ है NaCl के साथ, तो इससे सॉल्ट कौन सा बना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा बना है, बेटे AgCl बन रहा है, जिसके नीचे आप देख रहे हैं सॉलिड लिखा हुआ है। एस उसकी स्ट्रेट नहीं लिखी हुई, यस सर, एस का क्या मतलब है, सॉलिड यानी इनसॉल्युबल। सॉलिड। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में देखें, दोबारा समझा दें। ये देखें सिल्वर नाइट्रेट का NaCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है AgCl, उसकी फिजिकल स्टेट ये ऐसे लिखा है सॉलिड, मींस कि वो इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रहा है, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया हमने, तो कॉपर जो है ये कार्बोनेट के साथ मिला है, मेरे को किसी को पूछ रही सी गाल करते कॉपर कार्बोनेट बन गया, मैं क्या क्या करिए, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट ऐसे बना है। आसान से आजाद, आप म्यूट नहीं कर सकते खुद को। अच्छा, कॉपर सल्फेट के साथ जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो तो इससे कॉपर कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट। अब कॉपर कार्बोनेट जो है ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपरेशन क्लियर है। यस देखिए दो सॉल्ट्स इससे भी बनते हैं, एक सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल के आगे स्टेट के लिखी एक्वस, AQ एक्वस यानी सॉल्युबल है, और जो इनसॉल्युबल है उसके साथ ऐसे लिखा सॉलिड, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके टेस्ट योरसेल्फ 10.4 के हैं। हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड, सॉल्ट्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, अभी आपको बताया गया कि मेटल का नाम और एसिड के आयन से, हाँ जो इसका सॉल्ट का नाम होता है। नेम द सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जिंक मेटल रिएक्शन विद एसिड्स। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन तो जिंक का, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, जिंक नाइट्रेट। फास्फोरिक एसिड के साथ हो तो जिंक फास्फेट, ZN3PO4 ट्वाइस, ये फार्मूला होगा। एसिटिक एसिड के साथ हो तो जिंक एसीटेट, बिल्कुल ठीक। हाउ विल यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये बात होगी ये डिस्कस कि सॉल्ट्स में अगरचे के आयंस की तादाद इक्वल नहीं भी होती लेकिन उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो सेम होता है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट हियर,
हाँ जी, इसमें कितने हैं पहले में? कॉपर सल्फेट 5H2, तो 5 मॉलिक्यूल इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन ही है। और जो Yes, दूसरा आर्ट दिया इसमें ये 2 मॉलिक्यूल लिखे मैं हुए, टू ठीक है जी। डॉट के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद लिखी गई होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। हाँ जी, एसिड और मेटल के दरमियान रिएक्शन कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मेटल हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर देती है। विच गैस वुड इवॉल्व इन दिस रिएक्शन? कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। बस हम मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये आप रिएक्शन में देख चुके हैं। आगे आपको बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स की जो है वो 6 किस्में हैं। पहली क्या? नॉर्मल सॉल्ट्स, दूसरी एसिडिक सॉल्ट्स, तीसरी बेसिक सॉल्ट्स और चौथी डबल सॉल्ट्स है, पांचवी मिक्स्ड सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आगे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये मुश्किल नहीं। नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? वो सॉल्ट जो कि एसिड के सारे हाइड्रोजन आयंस की डिस्प्लेसमेंट से, रिप्लेसमेंट से बने। ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड के सारे हाइड्रोजन आयंस मेटल आयंस के साथ रिप्लेस हो जाएं, वो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे आप देखें, इन ये जितने रिएक्शंस आप देख रहे हैं, बनने वाले सॉल्ट के अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारे रिप्लेस हो गए। पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अगर सारे हाइड्रोजन आयन एसिड के रिप्लेस हो जाएं तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट उसे कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन किससे रिप्लेस हो रहे हैं? मेटल आयंस के साथ, या फिर ये अमोनियम आयंस के साथ भी रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे आप लास्ट रिएक्शन में देखें ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ है तो अमोनियम नाइट्रेट बना, अमोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो गए। दूसरी कैटेगरी एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट तब बनते हैं जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस की। रिप्लेसेबल मीन कि जो रिप्लेस हो सकते थे। अब देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते थे, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन के दौरान अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है तो इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है जो रिप्लेसेबल है, लिहाजा ये एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं अभी भी जो रिप्लेस हो सकते हैं, तो ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट। अब ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बिलो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दूसरी बात कि अगर इनका रिएक्शन हम बेसिस के साथ करवाते हैं तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि एसिडिक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बेसिस से रिएक्ट बाय देयर रिएक्शन विद बेसिस। जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं, बेसिस के साथ रिएक्शन करवाकर हम उनको नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखें, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, पोटेशियम सल्फेट बना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई है पोटेशियम आयन के साथ, तो K2SO4 बन गया और वाटर। सिमिलरली पोटेशियम सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया है तो सोडियम फास्फेट बना है। 2 हाइड्रोजन उसमें थी रिप्लेसेबल, वो रिप्लेस हो गई हैं, लिहाजा आप नॉर्मल सॉल्ट बन गए। क्लियर है ये? यस सर। बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स उस वक्त बनते हैं जब बेस के जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है एसिड के एनायन के साथ। जब रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन बेस के पार्शियली रिप्लेस हों बाय एनायन ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में देखें 3 हाइड्रोक्साइड थे जो रिप्लेसेबल थे, HCl के साथ रिएक्शन हुआ है, एक OH रिप्लेस हो गया है, OH और इस H के आपस में मिलने से वाटर बन गया है और उस OH की जगह यहाँ पे Cl आ गया है और OH2 अभी 2 हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हैं जो रिप्लेसेबल है, लिहाजा ये सॉल्ट कौन सा हुआ बेटे? कौन सा सॉल्ट हुआ ये जिसमें OH आयन मौजूद हैं? बेसिक सॉल्ट है। आपको बता रहा हूं कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं होते, पार्शियली रिप्लेस होते हैं और अभी मौजूद होते हैं कुछ, वो बेसिक सॉल्ट है। दूसरी एग्जांपल लेड हाइड्रोक्साइड का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन है, इसमें भी देखें एक OH जो है वो रिप्लेस हो गया है
इस H के साथ मिला एसिटिक एसिड के इस हाइड्रोजन के साथ एक OH और वाटर बन गया। बाकी ये एसीटेट आयन जो है उस OH की जगह आ गया और एक OH ऐसा मौजूद है लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, चूंकि OH आयन रिप्लेसेबल मौजूद है लिहाजा ये बेसिक सॉल्ट है। थर्ड एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बन रहा है और वाटर, नाइट्रिक एसिड की हाइड्रोजन और एक OH आपस में मिले हैं, वाटर बन गया है। बाकी एक OH ऐसा मौजूद है रिप्लेसेबल, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा? तो जिसमें OH जो है वो जिसमें OH आयन मौजूद होंगे, ठीक है, जिसमें OH आयन हाँ जी, मैं आपको बेसिक सॉल्ट्स का बता रहा था। बेसिक सॉल्ट्स क्लियर है अब आपको? Yes, sir. अच्छा, बेसिक सॉल्ट्स को हम नॉर्मल सॉल्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाकर। जैसा के साथ हाँ, जैसा एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं उनको बेस के साथ रिएक्शन करवा के नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह बेसिक सॉल्ट्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस देखिए, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना है और वाटर, अभी भी ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि अभी OH मौजूद है। दोबारा एक और मॉलिक्यूल HCl का साथ मिला तो ये जो OH मौजूद था ये भी रिप्लेस हो गया है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया। तो आपने देखा कि बेसिक सॉल्ट्स जो हैं बेसिस के OH आयन ये रिप्लेस होते हैं मेटल के एनायंस के साथ, और जब सारे रिप्लेस हो जाएं तो तब नॉर्मल सॉल्ट बनता है। जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है तो बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। दूसरा रिएक्शन देखें, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ हो रहा है, जैसे कि OH आयन रिप्लेस हो गया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना है और लेड एसीटेट बना। जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, नाइट्रिक एसिड की हाइड्रोजन और ये जो एक OH ग्रुप मौजूद था इनके आपस में मिलने से वाटर बन गया है और जिंक नाइट्रेट बन गया। ठीक है, ये क्लियर है इनकी न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुई है? यस सर। नॉर्मल सॉल्ट्स बन गए हैं। सर बाकी कट कर लेंगे। बाकी आपका सिर्फ जो है ये डबल सॉल्ट्स रह गया। सर समझ नहीं आ रही फिर सर। सर कल कर लेंगे। चलें ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह हो जाएगा कल। ओके, अल्लाह हाफिज।